नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मैं एक सीरियल देखता हूँ और मंगल, उसमें आजकल वो जो डुप्लीकेट नोट भारत में छपती है वो भी सीरियल में चलता है। तो मैंने सोचा कि किसी ने मुझे भेजा था, तो असली और नकली नोट देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, देश में सब कुछ चलता है। चलो अभी इसकी बात नहीं करता हूँ कि चलो उसने जो लिखा कि वाटर मार्क, नोट को लाइट के सामने रखो, गांधी जी की फोटो और 500 लिखा हुआ दिखना चाहिए। दूसरा उसने लिखा सिक्योरिटी थ्रेड, नोट को झुकाने पर हरे से नीला रंग बदलता है और उसमें भारत और आरबीआई लिखा रहता है, दिखता है। तीसरा उसने लिखा कि गांधी जी की फोटो बारीक डिटेल साफ सुथरी छपाई नकली में धुंधली दिखती है। चौथा उसने लिखा कि लेटेंट इमेज, गांधी जी की फोटो के बगल में आंख के केवल लेवल पर नोट को तिरछा करने पर 500 लिखा दिखता है। गांधी जी की फोटो के बगल में आंख के लेवल पर नोट को तिरछा करने पर 500 लिखा हुआ दिखता है। पांचवा उसने लिखा माइक्रो लेटरिंग, गांधी जी की फोटो और अशोक स्तंभ के बीच बहुत बारीक आरबीआई और 500 लिखा होता है। वो लेंस से लिखता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखता है। गांधी जी की फोटो और अशोक स्तंभ के बीच बहुत बारीक आरबीआई और 500 लिखा होता है। छठा उसने लिखा कलर शिफ्ट इंक, नीचे दाएं कोने पर 500 लिखा है, नोट झुकाने पर हरे से नीले रंग में बदलता है। नीचे दाएं कोने में 500 लिखा है, नोट झुकाने पर हरे से नीले रंग में बदलता है। और सातवां उसने लिखा है कि उभरी हुई छपाई, गांधी जी की फोटो, अशोक स्तंभ, आरबीआई का लोगो हाथ से छूने पर उभरा हुआ लगता है। नेत्रहीन लोगों के लिए ये खास निशान है, जो लोग देख नहीं सकते हैं इसके लिए। आप तो देख सकते हैं, फिर भी आप अंधभक्त हो गए हो, इसके लिए आपके लिए वो भी जरूरी है। हाथ उस सरफेस पर घुमाइए और वो छाप क्या दिखती है। चलो आज तो देश में इलेक्शन खत्म हो गया, फिर साहब ने अनाउंस कर दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो किसी ने आर्टिकल्स लिखा था कि सत्ता की चौखट पर खड़ी पूंजीपतियों की चाकरी और आम जनता के हक पर डकैती का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है, जो सोने से लेकर जमीन तक सब कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट की झोली में डालने को बेताब है। ये मूढ़ीपति सरकार है कहने का, और मूढ़ीपतियों के लिए काम करती सरकार है, मूढ़ीपतियों के सपोर्ट से बनी हुई सरकार है। मीडिया भी उसका, सिस्टम भी उसकी, संस्थानें भी उसकी, सब कुछ उसका। और फिर इलेक्शन कमिश्नर भी उसका, और इलेक्शन सिर्फ एक नौटंकी बन गया है, सिर्फ नाम बन गया है। और पूर्व पश्चिम उत्तर का इलेक्शन और दक्षिण का इलेक्शन में फर्क इतना है कि ऊपर अनपढ़ हैं, नीचे पढ़े लिखे हैं। ऊपर धर्मांधता से जुड़े हुए लोग हो, नीचे धर्मांधता भी है और श्रद्धा भी है, पढ़े लिखे भी हैं, ज्ञानी भी है, संस्कृति भी है, समझ भी है, देशभक्ति भी है। फर्क इतना है। पिछले कुछ वर्षों में देश की जनता ने देखा है कि कैसे सरकारी तंत्र और नीतियों केवल एक ही उद्योगपति के हित में काम कर रही हैं, जबकि देश के मंदिरों में जमा
25,000 टन और घरों में रखा 20,000 टन सोना अब इस सत्ताधारी मशीन की सीधी रडार पर आ चुका है, क्योंकि उनका असली मकसद जनता को आर्थिक रूप से पंगु बनाकर सब कुछ कॉरपोरेट के हवाले करना है। उस जमाने तो मुगल जो शुरुआत में आए वो लूट कर चले गए, बाकी मुगलों ने तो यहाँ बस गए और सब कुछ यहाँ बनाया। ब्रिटिशर लूट कर चले गए, यहाँ रहे नहीं, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाया। 70 साल के लोकशाही में इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाया, किसी ने लूटा नहीं। और 3 दशक गुजरात और 12 साल भारत में बहुत कुछ लूट लिया। क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आर्टिकल्स कहता है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में जो सोने की विशाल खदानें मिली हैं, उन्हें चुपचाप तरीके से, जो नाम मैं नहीं लूँगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट समूह को सौंपने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और यही मुख्य कारण है कि उन क्षेत्रों में रहने वाले जल, जंगल और ज़मीन के असली वारिस आदिवासियों को उनके पुरखों की ज़मीन से जबरन विस्थापित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के पीछे जो राष्ट्रवादी ढोल पीटा गया था, उनकी असली हकीकत तो अब सामने आ रही है, क्योंकि वहाँ लिथियम का जो विशाल भंडार मिला है वह सीधे तौर पर भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पर कब्जा करने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट की तिजोरी 24 घंटे भरती रहे। देश के मुखिया एक तरफ तो जनता को पेट्रोल और डीजल की महंगाई का झांसा देकर इको फ्रेंडली बनाने का उपदेश देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वह खुद की रैलियों और रोड शो में सरकारी संसाधनों की जो बर्बादी करते हैं, और जो इलेक्शन में जो अरबों रुपये खर्च कर दिए वो किसी को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अभी इलेक्शन खत्म हो गया है, काम हो गया है, सरकार बन गई है साम दाम दंड भेद से। तो अब तिजोरी भरने की कहाँ से? प्रजा पास से। तो वह उनके चरित्र के दोहरेपन और जनता के प्रति उनकी उदासीनता को साफ और तौर पर उजागर करता है। आदिवासियों की जमीन छीनना बंद करो, सोने की खदानों की बंदर बांट रोको, जनता की निजी संपत्ति पर गिद्ध नजर हटाओ, छोटे सुनारों का व्यापार बचाओ। जो सरकार एक पेड़ माँ के नाम लगाने का ढोंग करती है, वही सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रोजेक्ट के लिए हजारों एकड़ के हरे भरे जंगल और अंडमान निकोबार के संवेदनशील परिस्थितिकी तंत्र को तबाह करने में जरा भी संकोच नहीं करती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके लिए पर्यावरण केवल चुनावी जुमला है और पैसा ही भगवान है। आज गांव की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था और भाईचारे को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन और बुलडोजर का खौफ पैदा किया जा रहा है, ताकि लोग यह भूल जाए कि हमारे गांव और हमारी संस्कृति 1947 के बहुत पहले से अस्तित्व में है, और इन सरकारी बाबुओं का पद केवल जनता की सेवा के लिए है, न कि मालिक बनने के लिए। मेट्रो रेल और डिजिटल इंडिया के नाम पर वन कार्ड की जो योजना थोपी जा रही है, वही दरअसल आपकी बैंकिंग और निजी जानकारी पर पूर्ण नियंत्रण पाने का एक जरिया है, ताकि हर ट्रांजैक्शन से पूंजीपतियों को मुनाफा मिले और आम आदमी अपनी कमाई के एक एक पैसे के लिए सरकार और कॉरपोरेट का गुलाम बनकर रह जाए। सत्ता पक्ष की सरकार के कार्यकाल में छोटे व्यापारियों और सुनारों को खत्म करने की जो साजिश 2016 की नोटबंदी से शुरू हुई थी, वह आज भी जारी है, ताकि सोने का पूरा व्यापार केवल बड़े ब्रांड और इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे लोगों के पास सिमट जाए और गरीब जनता को अपनी मेहनत की कमाई ऊंचे दामों पर खरीदने को मजबूर होना पड़े। 70 साल में जो सभी पक्षों ने हमेशा देश की संपत्ति, और मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, संपत्ति और किसानों की जमीन की रक्षा की है, लेकिन आज की सत्ता तो इजराइल जैसे विदेशी ताकतों अपने चुनिंदा मित्रों के प्रति इतनी वफादार है कि वह अपने ही देश के वन क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों को
कौड़ियों के भाव बेचकर देश के भविष्य को गहरे अंधेरे में धकेलने का काम कर रही है। जनता को अब यह समझना होगा कि देशभक्ति का असली मतलब विदेश यात्रा न करना या झूठे भाषण सुनाना नहीं है, बल्कि अपनी जमीन, अपने सोने और अपनी पुरानी भाईचारे वाली व्यवस्था को इन लुटेरों से बचाना है जो विकास के नाम पर विनाश का खेल बड़ी ही चतुराई से खेल रहे हैं। निजीकरण की आंधी को रोकना होगा, पुराने व्यापारिक रिश्तों को बचाना होगा, जिन विरोधी नीतियों का विरोध करना होगा। आने वाले समय में अगर प्रजा संगठित नहीं हुई तो यह पूंजीवादी व्यवस्था आपके घरों के सोने और आपकी संस्कृति पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी। इसलिए ज़रूरी है कि सत्ता के इस दोगलेपन को पहचाने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली आवाज़ों को मजबूत करें, ताकि देश को फिर से खुशहाल बनाना जा सके। अगर विरोध पक्ष को खत्म किया जाएगा तो देश में हिटलरशाही आ जाएगी। आपको बचाने वाला, बोलने वाला, संरक्षण देने वाला कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि जब सारी संस्थानें सरकारी नियंत्रण में आ गई है, जुडिशरी हो, मीडिया हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इलेक्शन कमीशन हो, तब आपके पास कुछ बचेगा नहीं। आने वाली पीढ़ी आपको जो आज़ादी के लिए तन मन धन से जिन लोग शहीद हो गए हैं और गुजरात के वो दो सपूत गांधी और सरदार की जो विरासत आपको मिली है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको जागना होगा। यही जो लिखने वाले का पैगाम है। मैं तो सिर्फ आपको पहुंचाने का, मैं तो एनआरआई हूँ, मेरा कर्तव्य है कि आप तक ये पहुंचाऊँ। जागना, न जागना, कुंभकर्ण की तरह सोना, रावण बनना, राक्षस बनना, कौरव बनना, अंधभक्त बनना, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। यही आज का पैगाम।